नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने सीएम योगी से मुलाकात की है। सीएम आवास पर पहुंचकर ये मुलाकात हुई है। विज्ञान के क्षेत्र में नए आयाम खोलने को लेकर चर्चा हुई है, जहां पर इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ और सीएम योगी की मुलाकात काफी खास, काफी महत्वपूर्ण, जब सीएम योगी ने इसरो के कामों की तारीफ की है, सराहना की है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं हम। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि इस मुलाकात में विज्ञान के क्षेत्र में नए आयाम खोलने को लेकर चर्चा हुई है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की। और साथ ही तस्वीरें भी देखिए, इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने सीएम योगी से मुलाकात की है। और वे सीएम योगी का बिजनौर दौरा, बीजेपी नेता धर्मपाल सिंह से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने धर्मपाल सिंह की दिवंगत मां को उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की है। सीएम योगी ने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना भी दी है। तो मुख्यमंत्री बिजनौर के दौरे पर रहे, जहां बीजेपी के नेता धर्मपाल सिंह से उन्होंने मुलाकात की अपने दौरे में। बता दें आपको, दरअसल धर्मपाल सिंह की मां का निधन हुआ था और उनकी दिवंगत मां को ही पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचते हैं। तो वही कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पर यूपी सरकार है। सीएम योगी ने बिजनौर में हवाई सर्वेक्षण भी किया है। कांवड़ यात्रा के जो मार्ग हैं, उन्हीं मार्गों का हवाई सर्वेक्षण किया है। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होगी और उससे ठीक पहले सीएम योगी ये देखिए हवाई सर्वेक्षण करते हुए बिजनौर के उन रास्तों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, जहां जहां से कांवड़ ये गुजरेंगे, जहां जहां से कांवड़ यात्रा निकलेगी। तो कांवड़ यात्रा का पूरी जो देखरेख है वो सीएम योगी की ओर से हो रही है। और इसी क्रम में उन्होंने बिजनौर का हवाई सर्वेक्षण भी किया है। आर्थिक दिक्कतों की चलते फीस न जमा कर पाने के चलते स्कूल जाने से वंचित गोरखपुर की बिटिया पंखुड़ी की पढ़ाई एक बार फिर शुरू हो गई है, जिसको लेकर उसने सीएम योगी से गुहार भी लगाई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, देखिए रिपोर्ट में। बहुत खुश हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को थैंक यू कहूंगी। ये आवाज है गोरखपुर की बेटी पंखुड़ी की, जिसने कुछ दिनों पहले जनता दरबार में सीएम योगी से पढ़ाई की गुहार लगाई थी और कहा था कि वो आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन घर की आर्थिक तंगी के चलते उसे मजबूरन स्कूल छोड़ना पड़ा। जिसे सुनने के बाद सीएम योगी ने इस बेटी को आश्वासन दिया और कहा कि तुम्हारी पढ़ाई अधूरी नहीं रहेगी। जिसके बाद सोमवार को पंखुड़ी स्कूल गई। पिता राजीव उसे स्कूल तक छोड़ कर आए। इससे पहले पंखुड़ी ने सुबह स्कूल जाने के लिए ड्रेस पहनी तो माता पिता की आंखें भर आई और अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। फिर सीएम योगी को थैंक यू बोला। पंखुड़ी ने कहा कि सीएम सर की वजह से ये सब कुछ संभव हो पाया है। वो जो कहते हैं करके दिखाते हैं। मीडिया से बात करते हुए पंखुड़ी ने जनता दरबार में अपनी सुनाई गई समस्या का भी जिक्र किया और सीएम योगी की तारीफ की। योगी जी के पास तो उन्होंने मेरा अनुरोध पत्र लिया। उन्होंने कहा कि क्या समस्या है। मैंने पूरी समस्या बताई कि मेरे फादर के पैर में चोट लगी है, मम्मा भैया को पढ़ाती हैं और मुझे पढ़ने के लिए आपकी सहायता की जरूरत है। तो सर ने कहा कि तुम्हारी फीस माफ होगी, जल्द से जल्द इसकी फीस माफी की व्यवस्था करवाई जाए। अब अच्छी चल रही है पढ़ाई। अब तो एडमिशन हो गया है स्कूल में। किस क्लास में एडमिशन लिया है? 7वीं। यहाँ पर 7th में एडमिशन हो गया जी। तो कैसा लग रहा है? किसको धन्यवाद देना चाहोगे आप? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं अपने प्रिंसिपल सर को धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं अपने वाइस प्रिंसिपल मैम को धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं सारे अधिकारियों जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। अपनी बच्ची की पढ़ाई को लेकर पंखुड़ी की मां और पिता ने भी सीएम योगी का आभार जताया और कहा कि उनकी वजह से ही उनकी बेटी आगे पढ़ पा रही है। 2 बच्चे थे, मैं पढ़ा नहीं पा रही थी दोनों को, पैसे के अभाव की वजह से। एक बच्चे को ही पढ़ा रही थी, 4 महीने से बच्ची घर पे थी। आज वो जा रही है। योगी जी का बहुत आभार है प्रकट करती हूँ और बहुत अच्छे हैं वो जो मेरी बिटिया को पढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। सर मेरी बच्ची 4 महीने से स्कूल नहीं जा रही थी। आर्थिक तंगी की वजह से स्कूल नहीं भेज पा रहे थे।
मेरी बच्ची जनता दरबार में गई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिली। योगी आदित्यनाथ जी के ही मेहरबानी से, उनकी कृपा से आज मेरी बच्ची पुनः स्कूल गई है। हम माँ बाप तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। 7th B में उसका एडमिशन हुआ है, 6th क्लास पास की थी सर इसी स्कूल से। अभी जब स्कूल में गए तो कौन कौन लोग थे, क्या क्या बातें हुई? प्रिंसिपल साहब थे और कुछ शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग थे। उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची का एडमिशन हो गया है, आप जाइए घर, बच्ची क्लास अटेंड करेगी, इसके कॉपी किताब की व्यवस्था मैं 1-2 दिन में करूँगा। गौरतलब है कि इससे पहले भी सीएम योगी जनता दरबार के दौरान ऐसे कई समस्याओं का समाधान कर चुके हैं, जिसे लेकर वो जनता के बीच काफी लोकप्रिय है और लोग उन्हें बाबा के नाम से भी पुकारते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अब खबर अयोध्या से है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अयोध्या के दौरे पर पहुंची। अवध विश्वविद्यालय के परिसर में उन्होंने पौधारोपण किया। एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत ये पौधा लगाया। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विजेंद्र सिंह साथ उनके थे। जिला प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उनके साथ थे। तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अयोध्या के दौरे में पौधारोपण किया है। अवध विश्वविद्यालय के परिसर में उन्होंने देखिए पौधा लगाया है। पौधा सींचते हुए, रोपते हुए नजर आ रही है राज्यपाल। वही कैबिनेट मंत्री ए के शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। ए के शर्मा ने सपा अध्यक्ष, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर हमला बोला। कांवड़ यात्रा को लेकर उन्होंने अखिलेश यादव से सवाल पूछे। कहा कि केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं अखिलेश यादव, किसी भी त्योहार से अखिलेश का कोई लेना देना नहीं है। तो ए के शर्मा ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर हमला बोला है। कांवड़ यात्रा को लेकर उनसे सवाल पूछा है। केवल वोट बैंक की राजनीति अखिलेश यादव कर रहे हैं, ये ए के शर्मा की ओर से कहा गया। ये बड़ी जानकारी, बड़ा बयान दिया गया है। विपक्ष को राजनीति ही करनी है। मैं तो उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आप भी बहुत लंबे समय तक शासन में रहे, खास करके समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश जी स्वयं मुख्यमंत्री रहे। कितनी बार कहां कहां आपने कांवड़ यात्रियों के लिए आपने व्यवस्थाएं की? क्या आप जिस प्रकार मुहर्रम को लेकर के चिंतित रहते हैं, वही चिंता आपकी क्या कांवड़ यात्रा के लिए होती है? नहीं होती। और इस तरह की बयानबाजी करना उनको शोभा नहीं देता। कांवड़ यात्रा शिव पूजा का, शिव आराधना का, श्रावण मास का एक बहुत ही प्रतीकात्मक, एक हमारी जनता की श्रद्धालुओं का कार्य है। उनकी श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। उसको किसी भी प्रकार से शंका के घेरे में डालना उचित नहीं है। और वही कैबिनेट मंत्री अरुण सक्सेना का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने प्रदेश की जनता से अपील की, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ जरूर लगाएं और हमारा लक्ष्य 37 करोड़ पेड़ लगाने का है। हम जनता के सहयोग से इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, ये कैबिनेट मंत्री ने कहा है। तो एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ जरूर लगाएं, ये उन्होंने कहा। हमारा लक्ष्य 37 करोड़ पेड़ लगाने का है। एक पेड़ माँ के नाम, माँ से बड़ी चीज दुनिया में कोई नहीं होती। और हमारे मोदी जी ने सभी पूरे देशवासियों से अपील की है और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील की है कि 9 तारीख को एक पेड़ जरूर लगाएं और ये पेड़ माँ के नाम लगाएं। अगर उनकी माँ जीवित है तो उन्हें साथ लेके आएं और लगाएं, और अगर माँ जीवित नहीं है तो दिल में उनका ध्यान करें और पेड़ लगाएं। और ये पेड़ हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप महसूस करते होंगे इस बार गर्मी ज्यादा पड़ी और जो गर्मी 1.5-2 महीने चलती थी वो 2 से 2.5-3 महीने चली और टेम्परेचर 40 डिग्री 45 डिग्री तक हुआ, कुछ जगह तो और इससे ज्यादा भी हुआ।
यूपी सहित कई हिस्सों में फैले धर्मांतरण रैकेट का खुलासा हुआ। इस रैकेट का मुख्य सूत्रधार जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा है, जिसे यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार भी किया। जांच में मालूम चला कि ये रैकेट जाति के आधार पर धर्म बदलवाने के लिए रेट फिक्स करता था और अपने गलत मंसूबों को अंजाम भी दिया करता था। आखिर कैसे, वो देखिए इस रिपोर्ट में। इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये ना तो कोई मौलवी है और ना ही इस्लाम की सीख देने वाला फकीर। सफेद टोपी और दाढ़ी में दिख रहा ये शख्स साइकिल पर गांव-गांव घूमकर झाड़ू फूंक करता था, नग और अंगूठी बेचा करता था। लेकिन इसके चेहरे से जब नकाब उतरा तो यकीन मानिए, इसकी काली करतूत जानकर आपको भी इससे, या यूं कहे कि इसके जैसे ना जाने कितने बहरूपिये और इंसानी दरिंदे से नफरत हो जाएगी। इतनी नफरत कि आप भी इसके लिए सजाए मौत की दुआ करेंगे। दरअसल ये शख्स है छांगुर बाबा उर्फ पीर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जिसे यूपी एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से गिरफ्तार किया है। इस शख्स के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। इसकी गिरफ्तारी के साथ ही एसटीएफ के शिकंजे में इसकी साथी नीतू उर्फ नसरीन को भी लखनऊ से हिरासत में लिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसका गुनाह क्या था, तो बता दे कि ये सफेद पोश हैवान गुनाह नहीं, गुनाह की पूरी पाठशाला चलाता था। अवैध धर्मांतरण का बड़ा रैकेट चलाता था। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन पर आरोप है कि वो लड़कियों को बहकाकर जबरन इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करता था। साथ ही विदेशी फंडिंग के जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करवाता था। जांच एजेंसियों को इस पूरे गिरोह के बारे में चौंकाने वाले खुलासे हाथ लगे हैं, जिससे पूरे नेटवर्क की परतें अब खुल रही है। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जो अपने आप को हजरत जलालुद्दीन के रूप में, पीर बाबा के रूप में प्रोजेक्ट करता है, इसके द्वारा जनपद बलरामपुर के कस्बा उतरौला में एक कन्वर्जन के बड़े नेटवर्क चलाए जाने की बात प्रकाश में आई थी। इसकी जांच एसटीएफ द्वारा की गई और ये जानकारी हुई कि इस ग्रुप द्वारा इनके एजेंट्स प्रेम जाल में फंसाकर यंग लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। इसके अलावा नाबालिग बच्चों का भी इस गैंग ने धर्मांतरण कराया। इस गैंग के 40 अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया। आपको बता दें कि छांगुर बाबा के पास 100 करोड़ का फंड है, वो भी धर्मांतरण करवाने के लिए। बाकायदा हिंदुओं में हर जाति के लिए अलग रेट, यानी इस शख्स की पूरी तैयारी भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की थी। अब इस छांगुर बाबा की कुंडली और धर्मांतरण के रेट के बारे में भी जान लीजिए। धर्मांतरण गैंग पर बड़े खुलासे, धर्मांतरण का रेट कार्ड, एटीएस की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। धर्मांतरण के लिए अलग अलग जातियों पर रेट तय थे। ब्राह्मण, सरदार और क्षत्रिय लड़कियों पर 15 से 16 लाख रुपए तक दिए जाते थे। पिछड़ी जातियों की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख रुपए। अन्य जातियों के लिए यह रेट 8 से 10 लाख रुपए तक था। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और एटीएस की पूरी टीम को बधाई देता हूं, जो कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद के दखल के बाद छांगुर बाबा गिरफ्तार हुआ। क्योंकि कल मैं मुख्यमंत्री जी को सूचना दिया और उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार आईपीएस अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था श्री अमिताभ यश जी से भी मुलाकात किया। उन्होंने कहा जल्द कार्रवाई होगी और कार्रवाई करके इसकी गिरफ्तारी करके आपने दिखा दिया। बहुत बहुत बधाई माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे एडीजी कानून व्यवस्था श्री अमिताभ यश जी को। अब इस जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के बारे में भी जान लीजिए कि आखिर कैसे और कहां ये रैकेट चलाता था। धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश। बलरामपुर में चल रहा था धर्मांतरण का गैंग। अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क चलाने के आरोप में गिरफ्तार छांगुर बाबा। अंगूठी और नग बेचने वाला यूपी का छांगुर बाबा 100 करोड़ का मालिक। एटीएस की जांच में 100 के लेन देन का खुलासा हुआ। आलीशान कोठी, लग्जरी गाड़ियां और कई फर्जी संस्थाओं का मालिक छांगुर बाबा। मधुपुर गांव की कोठी उसके नेटवर्क का मुख्य अड्डा। छांगुर बाबा के 14 सहयोगियों की तलाश जारी। देश भर में फैला था धर्मांतरण कराने का नेटवर्क। सवाल है कि आखिर योगी राज में जहां कानून का राज है, वहां ये शख्स कैसे धर्मांतरण का कारोबार कर रहा था, जिसका नेटवर्क उत्तर प्रदेश से लेकर मुंबई तक चल रहा था।
बहरहाल अब जब जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के काले कारनामों से पर्दा उठ गया है तो अब ये सभी राज उगलेगा और एसटीएफ इसकी पूरी क्राइम कुंडली को बेनकाब करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो धर्मांतरण के इस पूरे मामले पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ लखनऊ से इस वक्त विवेक कश्यप जुड़ गए हैं। विवेक, इस पूरे मामले को लेकर ताजा अपडेट क्या आ रही है? गिरफ्तारी के बाद जो पूछताछ हुई होगी अब तक, उसमें कौन कौन सी बातें कबूली हैं इसने? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पहले यूपीएसटीएफ मामले की जांच करी थी। यूपीएसटीएफ ने एफआईआर कराया छंगुर बाबा के खिलाफ। उसके बाद एटीएस ने धरपकड़ किया और परसों छंगुर बाबा को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि लगभग 100 करोड़ की फंडिंग का मामला सामने आया और ऐसे 40 खाते हैं जिनके माध्यम से ये फंडिंग होती थी। ऐसे में बलरामपुर का रहने वाला झिंगुर बाबा और दूसरा इसका मकान जो कि पुणे में बनाया जा रहा था, जो इसका नेटवर्क था वो बलरामपुर से ही चल रहा था और इसके साथ ही पूरा एक गैंग है जो कि पहले लड़कियों को बहलाता फुसलाता था और साथ ही पैसों का लालच देता था। कहीं ना कहीं उन लड़कियों को जरूर ये लोग फुसलाते थे जो जरूरतमंद होती थी और साथ ही आपको बता दें कि अलग जातियों के, अलग धर्मों की लड़कियों के लिए अलग रेट काटते। ब्राह्मण क्षत्रिय के लिए 15-15 लाख रुपए और अन्य जातियों के लिए 10 से 12 लाख रुपए। तो कहीं ना कहीं एक कार्ड भी तय था और साथ ही अपने जो गुर्गे थे उनको ये लव जिहाद का मामला भी लेकर आते थे कि लड़कियों को बहला फुसलाकर लव जिहाद पहले कराएं, फिर उनसे शादी कराएं। अगर वो नहीं करती थी तो उनको पैसे का लालच दिया जाता था और अगर वो पैसे लेने से मना करती थी तो उन्हें डराया धमकाया जाता था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला था धर्मांतरण का जो कि पर्दाफाश हुआ है। आपको बता दें कि जो ऐसे में हिंदू रक्षा सेना के तमाम जो कार्यकर्ता हैं या फिर कह सकते हैं हिंदू राष्ट्रीय के जो मेन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और यूपीएसटीएफ का और एटीएस का धन्यवाद किया है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ही अभी 3 दिन पहले लगभग 16 लड़कियों का मुस्लिम समुदाय से हिंदू में परिवर्तन कराया था, क्योंकि ऐसे में उनको बताया गया था कि इस्लाम बहुत अच्छा है, उसको पालन करना चाहिए। तमाम उनका ब्रेन वॉश किया गया था, जिसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया था और 3 दिन पहले उनको वापस घर वापसी कराया गया है राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना की तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है ये काफी संगीन है और ऐसे में आपको बता दें कि हिंदू राष्ट्रीय सेना ने ये भी आरोप लगाया लगभग छंगुर बाबा का जो नेटवर्क है यूपी के साथ साथ अन्य राज्यों में भी फैला हुआ है और साथ ही लगभग 10,000 ऐसे मामले हैं जो कि अभी खुल के आना बाकी है। ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस विभाग की भी लापरवाही राष्ट्रीय हिंदू सेना ने बताया कि जब किसी प्रकार की कोई एफआईआर आती है तो पुलिस उस पर अगर त्वरित कार्रवाई करे तो ऐसे मामले कम हो जाएंगे। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं लगातार जो प्रयासरत है वो भी किया जा रहा है हिंदू राष्ट्र सेना की तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है बड़ा मामला था जिसका पर्दाफाश हुआ है। अब एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है झिंगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन से। तो कहीं ना कहीं जो तमाम जो चीजें हैं वो खुद अपने बयान में दर्ज कराएंगे और साथ ही एटीएस लगातार उन लोगों की भी पहचान कर रही है जो जिनके नाम पे ये 40 खाते हैं और साथ ही उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि इनके पास ये पैसा कहाँ से आया। जी बिल्कुल, आपको बता दें। बिल्कुल विवेक, और धर्मांतरण का ये पूरा मामला एक चिंता भी जाहिर करता है समाज के लिए। ये बताइए जो 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है वो किन किन बैंक अकाउंट्स में हुई है और ये बैंक अकाउंट किन संस्थाओं से लिंक्ड थे और वो संस्थाएं क्या काम करती थी जिसके एक तरीके से उसके पीछे ये धर्मांतरण का एक बड़ा रैकेट चल रहा था? जी बिल्कुल, एटीएस ने अभी ऐसे जो खाता धारक है उनका जो ब्यौरा है वो सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन एक साफ तौर पर तय है कि जो भी ये जहाँ से फंडिंग होती थी विदेशों से वो एनजीओ के थ्रू या फिर किसी सामाजिक संस्थान के थ्रू ही फंडिंग होती थी जो कि सामाजिक कार्य के लिए ना होकर धर्मांतरण के मामले में किया जाता था। तो ऐसे में जो खाता धारक है उनसे जरूर एटीएस पूछताछ कर रही, यूपीएसटीएफ पूछताछ कर रही है और साथ ही यूपी पुलिस पूछताछ कर रही है कि ये खाते किसके नाम पे और इनके जो पैसा आया ये कहाँ से पैसा आया है और इस मामले में कौन कौन सम्मिलित है, ऐसे में कौन से धर्मगुरु हैं, इस्लामिक की कौन से इस्लामिक कंट्रियां हैं जो कि फंडिंग करती थी, क्योंकि टारगेट भी था इनका कि हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर मुस्लिम बनाया जाए और इस्लाम कबूल करवाया जाए उनका और उसके बाद गजवाए हिंद का जो इनका सपना था उसको पूरा किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो यूपीएसटीएफ और एटीएस की मिली भगत से ये जो झिंगुर बाबा पकड़ा गया कहीं ना कहीं एक बड़ी रोकथाम लगी है धर्मांतरण मामले में। जी बहुत धन्यवाद विवेक विस्तार से बताने के लिए, अपडेट देने के लिए।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश के बीच कुछ जगहों से आग लगने की भी घटनाएं आई हैं, जिसमें किसी भी तरह के नुकसान होने की खबर नहीं है। जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माल का काफी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद में सोमवार को 2 अलग-अलग स्थानों पर आग लगने की घटनाएं सामने आईं। पहली घटना साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र की है, जहां सुबह तकरीबन 3:30 बजे ईशान पेपर्स और विकास ओवरसीज क्राफ्ट्स की फैक्ट्री में आग लग गई। इसकी सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़े हादसे को टाला जा सका। आज समय सुबह लगभग 7:41 पे फायर स्टेशन कोतवाली को सूचना प्राप्त हुई थी। महरौली स्थित बैंक ऑफ इंडिया में आग लगी है। तत्काल 2 गाड़ियां कोतवाली से बैंक में घटनास्थल पर भेजी गई। मैं एफएसओ के घटनास्थल पर पहुंची, वहां जाके देखा तो एसी और कुछ फाइलों में आग लगी थी, जिसको तत्काल उसमें कलाते हुए आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया। साथ ही घटना में किसी प्रकार की बेईमानी नहीं है। बैंक के अंदर पूरा धुआं भरा था, जिसको BSET की सहायता से आग को बुझाते हुए स्मोक एक्सटिंग्विशर की सहायता से धुआं निकालने की कार्रवाई की गई। वहीं ये दूसरी घटना गाजियाबाद के एक होटल की है, जहां सोमवार सुबह करीब 5:30 बजे होटल में अचानक आग लग गई, जिसको देख होटल के पास से गुजर रहे लोगों ने होटल कर्मचारियों को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आज समय सुबह लगभग 5:29 में फायर स्टेशन साहिबाबाद पर सूचना प्राप्त हुई थी। प्लूटो होटल जो कि साहिबाबाद मेट्रो स्टेशन के पीछे है, उसमें आग लगी है। तत्काल हमारी 5 गाड़ियां जो कि साहिबाबाद साइड 4 में फैक्ट्री की आग की थी, वहां मैं एफएसओ के घटनास्थल पर भेजी गई और आग को 2 साइड से फैलाते हुए बुझाना शुरू किया, जिसमें एक होश से आगे से आग बुझाना चालू किया। साथ ही पीछे बने होटल में सीढ़ी के द्वारा ऊपर चढ़ते हुए आग को बुझाना शुरू किया। लगभग 1 घंटे में आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। आग 4th फ्लोर पे बने टीन शेड में किचन निर्मित था, उसमें लगी थी, जिसको पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। गौरतलब है कि दोनों हादसों में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। हालांकि लाखों की संपत्ति के नुकसान होने की बात कही जा रही है, जिसकी जानकारी जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और इसी के साथ यूपी लाइफ में इतना ही। देखते रहें सूर्या समाचार।